गुड इवनिंग सभी को। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था उत्तक। टॉपिक का नाम क्या था? उत्तक, टिश्यू। उत्तक अपने पढ़ रहे थे, उत्तक या टिश्यू। जो आज ही जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अपने टिश्यू की एक क्लास अपनी हो चुकी है और बाकी कोशिका भी अपने कंप्लीट कर ली है। तो इसकी पीडीएफ बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी। उस प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के आप बाकी की जो क्लासें हैं वो आप वहां से पहले देख लें। उसके बाद में ये वाली क्लास आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू, पहले कल की क्लास थोड़ी रिवाइज करते हैं। अपने बात की थी कि टिश्यू होता क्या है, उत्तक होता क्या है। तो उत्तक क्या होता है? उत्तक होता है एक कोशिकाओं का समूह। उत्तक की बात की जाती है तो सिंपल अगर याद रखना हो कि उत्तक है क्या, तो उत्तक है कोशिकाओं का समूह। अब बात आती है कि कोशिकाओं का समूह तो है, फिर किस प्रकार की कोशिकाएं? तो सिमिलर जो कोशिकाएं होती है, सिमिलर का मतलब एक समान, जिनकी संरचना एक ही समान कार्य करने जो कोशिकाएं होती है उनका समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो सिमिलर जो सेल्स होती है उनका समूह क्या कहलाएगा? उत्तक। एक समान कोशिकाओं का समूह, एक समान कोशिकाओं का समूह। ये अपने कल की क्लास में बात की कि एक समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। अब उसके बाद में बात की थी कि उत्तक का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में, तो उस शाखा को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन, इसको स्टार मार्क भी करवाया था मैंने कि कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो पीटीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये शाखाएं कि कौन सी शाखा में। अगर बिल्कुल आसान सा ऊपर से उठा करके क्वेश्चन की जब बात की जाती है तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं शाखाओं से, या विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वो मैं अलग से भी करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है उत्तक का अध्ययन। उत्तक कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से था? एपिथेलियम या उपकला उत्तक, दूसरा योजी या संयोजी, तीसरा था पेशीय उत्तक और चौथा था इसमें तंत्रिका उत्तक। नंबर 1 इपिथेलियम, या एपिथेलियम भी लिखा हुआ आएगा, एक ही बात है। इपिथेलियम या इसको बोलते हैं भी उपकला उत्तक। इसके अंदर बात की थी, ये हमारे शरीर की ऊपरी परत के अंदर त्वचा वगैरह के अंदर होता है इपिथेलियम या उपकला उत्तक। दूसरा हमने बात की योजी या संयोजी। योजी या संयोजी उत्तक, ये आगे अपने पढ़ा था कि ये 4 प्रकार के होते हैं, योजी या संयोजी। और इसके अंदर 2 अपने घने या ढीले भी पढ़े थे। तो घने 2 प्रकार के थे, लिगामेंट और टेंडन। तो लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? लिगामेंट बीएलबी से याद रखना था कि बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, तो वो था टेंडन। और योजी या संयोजी 4 प्रकार के कौन कौन से थे? उपास्थि था, अस्थि था, इसके बाद में रक्त था और एक और, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के थे योजी या संयोजी उत्तक। उसके बाद में नंबर 3, नंबर 3 पर है पेशीय उत्तक। और नंबर 4 पर था तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक इंग्लिश में बोलेंगे नर्वस टिश्यू। पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। योजी या संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, और इसको एपिथेलियम टिश्यू। इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार के। इन 2 का अध्ययन अपने कर चुके हैं। आज की क्लास में अपने ये 2 उत्तक अपने पढ़ेंगे, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो नेक्स्ट नंबर 3 लगा करके, अगर ए बी सी लिखा हुआ तो सी लगा लीजिए, जैसा आपके रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ उससे आगे हेडिंग लगाइए। नंबर 3 पेशीय उत्तक। नंबर 3 पेशीय उत्तक। नंबर 3 पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू। इंग्लिश वाले लिखेंगे मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। अब पेशीय उत्तक की जैसे बात आई तो देखो भाई, पेशीय उत्तक जो होता है हमारी मांसपेशियां, सीधा समझ लो हमारी जो मांसपेशियां है ना, वही हमारा क्या है? पेशीय उत्तक। हमारी मांसपेशियां जिन उत्तक से मिलकर के बनी हैं
वो ही क्या है, पेशीय उत्तक है। पेशीय उत्तक किस प्रकार का दिखता है, तो पेशीय उत्तक यदि अपने इस ऊपर की चमड़ी को हटाएं तो नीचे लाल रंग की हमारे को क्या दिखेगी, पूरे शरीर के ऊपर मांसपेशी दिखेगी। किस कलर की, रेड कलर की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पेशीय उत्तक होता है ये किस रंग का होता है, तो ये लाल रंग का होता है। होता कहाँ पर है, पूरी शरीर के अंदर। कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो पेशीय उत्तक हमारे जो हड्डियां है, हड्डियों का जो ढांचा है उस ढांचे के ऊपर यानी पूरे शरीर के अंदर ही स्थित होता है पेशीय उत्तक। कितने प्रकार का होता है वो अपने बातें करते हैं आगे, उससे पहले 2 लाइनें इसके अंदर लिखिए कि पेशीय उत्तक है क्या। नंबर 1, इस प्रकार के उत्तक में, इस प्रकार के उत्तक में सिकुड़ने व फैलने की क्षमता होती है। दूसरी बात अभी मैंने बताया कि इसका रंग कैसा, लाल। ये तो आपको याद रह जाएगा, लाल रंग। लाल रंग बना किससे, इनका लाल रंग किससे बना, जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है वो भी कैसा होता है, लाल रंग का। तो रक्त यदि लाल रंग का, तो लाल रंग रक्त का किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और उसके अंदर भी क्या होता है, आयरन, वो अलग बात। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। उसी प्रकार से पेशियों का रंग लाल किसके कारण, तो मायोग्लोबिन के कारण। तो क्या लिखेंगे कि इस उत्तक का, इस उत्तक का लाल रंग, लाल रंग किसके किसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन के कारण होता है। ये लीजिए पहली 2 लाइनें, पेशीय उत्तक में सिकुड़ने और फैलने की क्षमता, जिसके कारण तो हमारा ये कंकाल तंत्र जो है ये इस प्रकार से गति कर रहा है। हमारा जो शरीर का ढांचा है वो किससे बना, हड्डियों से। अब सीधी अगर हड्डियां होती तो गति नहीं कर पाती। गति किसके कारण कर रही है, इन्हीं पेशीय उत्तक के कारण। क्यों कर पा रही है, क्योंकि इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता, याद रहेगा। दूसरी बात, रंग कैसा, लाल, किसके कारण, मायोग्लोबिन के कारण। अब बात आती है कि इनके प्रकार कितने, पेशीय उत्तक के प्रकार। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग लगा लो, पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक के प्रकार। या तो आप इस प्रकार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो, या अलग अलग से भी लिख सकते हो। तो पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। अब पेशीय उत्तक होता है भाई 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार है कौन कौन से, तो नंबर 1, ऐच्छिक पेशीय उत्तक, ऐच्छिक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अभी रेखित पेशीय उत्तक। ऐच्छिक या रेखित, और या फिर इसका एक और नाम होता है, और वो नाम होता है कंकाल पेशीय उत्तक। कंकाल पेशीय उत्तक, ये इस एक के ही 3 नाम, रेखित बोल दो, ऐच्छिक बोल दो, कंकाल बोल दो। तीनों से ही आपको समझ में आएगा कि रेखित से आपको समझ में आएगा कि एक ही रेखा के अंदर होता है। ऐच्छिक का मतलब हमारी इच्छा से काम करता है। कंकाल का मतलब जो हमारी हड्डियां के ऊपर स्थित होता है, वो कौन सा, कंकाल पेशीय उत्तक। दूसरा इसी से मिला जुला नाम, ये ऐच्छिक था तो ये अनैच्छिक है। ऐच्छिक है तो कैसा आ जाएगा, एक अनैच्छिक पेशीय उत्तक। रेखित था तो इसको बोलेंगे अरेखित पेशीय उत्तक। दो हो गए, एक ऐच्छिक दूसरा अनैच्छिक, और तीसरा इसके अंदर आप लिखोगे हृदयक पेशीय उत्तक, हृदयक पेशीय उत्तक।
रेखित, अरेखित या हृदय पेशीय ऊतक, तो 3 प्रकार के हो गए हमारे पेशीय ऊतक। बात आती है इस रेखित पेशीय ऊतक के बारे में। यदि अपने बात करें कि रेखित, ऐच्छिक या कंकाल पेशीय ऊतक क्या है, तो अभी आपको नाम से ही पता चल गया। और वैसे भी जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी उसके अंदर पढ़ाया था केंद्रक, तब मैंने लिखा था कि प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, याद है क्या? लेकिन रेखित पेशियां एकमात्र ऐसी पेशियां होती है जिनमें क्या होता है, बहुकेंद्रिकीय अवस्था होती है। तो जो बात अलग होती है वो ही पेपर में पूछी जाती है। तो इसको आप नोट लगा करके अलग से लिख सकते हो कि ये बहुकेंद्रिकीय अवस्था में होती है। कैसी होती है? बहुकेंद्रिकीय अवस्था में होती है। बहुकेंद्रिकीय अवस्था में होती है। दूसरी बात, होगी कहां पर? कंकाल पेशीय ऊतक है तो कंकाल पर, कंकाल का मतलब हड्डियों पर। तो लोकेशन क्या हो गई? यह ऊतक हड्डियों पर स्थित होता है। हड्डियों पर अगर स्थित है तो काम क्या करेगा? हड्डियों को ऐसे संकुचन और प्रसरण करने के अंदर सहायता, संकुचन प्रसरण का मतलब सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, सिकुड़ने व फैलने में सहायक। समझ गए होंगे ऐच्छिक, रेखित या कंकाल पेशीय ऊतक क्या होता है। दूसरा, और देखो ऐच्छिक का मतलब, ऐच्छिक का मतलब हो गया यह हमारी इच्छा से काम करता है। कंकाल तंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है, हड्डियों के साथ में मैं हाथ हिला पा रहा हूं। मैंने चाहा तो ऐसे किया, मैंने चाहा तो ऐसे किया। मेरा मतलब मैंने ऐसे करके रोक दिया तो ये मेरी इच्छा है, ऐसे कर लिया मेरी इच्छा, मेरी इच्छा से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऐच्छिक पेशीय ऊतक है, यानी यह हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। यह हमारी इच्छानुसार इच्छानुसार कार्य करता है। बस इतना सा है हमारा कंकाल पेशीय ऊतक। तीन ही बातें, बहुकेंद्र की अवस्था, कंकाल है तो हड्डियों के ऊपर, और उस संकुचन प्रसरण की क्षमता, और इच्छा अनुसार काम करना। नेक्स्ट देखो भाई, अनैच्छिक पेशीय ऊतक। अनैच्छिक नाम से ही पता है कि यह अपनी मर्जी से ही काम करेगा, हमारी इच्छा से नहीं काम करेगा। और इसके आपको उदाहरण ध्यान में रखने, उदाहरण बोल दो या फिर लोकेशन बोल दो कि कहां कहां पर होता है, ऐसे मान सकते हो। तो कहां कहां पर होता है? आगे अपने पढ़ेंगे ग्रास नलिका। कौन सी नलिका? जो मुख्य गुहा से भोजन को अमाशय तक लेकर के जाती है, उसके अंदर होता है ये अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ये काम क्या करती है? वो पेशियां इस प्रकार से कंपन करती रहती है, अपनी इच्छा से कंपन करती है, जिनके कारण उस कंपन को बोलते हैं कर्माकुंचनी गति। उस गति के कारण क्या होता है? भोजन अपने आप, अपनी इच्छा नहीं है, मैंने यहां तक ले जाकर के छोड़ दिया, अब वो भोजन ऑटोमेटिक कहां पर जाएगा? पेट के अंदर जाएगा। वो किसके कारण हुआ? वो इस अनैच्छिक पेशियों के कारण हुआ। तो अनैच्छिक पेशियां कहां पर है? तो इसका 1 नंबर आप उदाहरण लिखोगे, ग्रास नलिका। जो भी पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी अंग है ना, उन सब के अंदर यही होता है। दूसरा आप लिख सकते हो इसमें अमाशय। अमाशय का मतलब समझते हो क्या? पेट जो होता है, छोटी आंत में, क्योंकि इनके अंदर भोजन जो है हमारी बिना इच्छा के। अब अमाशय की जैसे अपने बात करें तो अमाशय के अंदर अपने भोजन ले गए, अब क्या मैं इसे रोक सकता हूँ क्या कि मैं तो इसको 2 दिन बाद में पचाऊंगा, आज मेरा भोजन जो है उसका, मेरे को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, मैं आज सो गया तो इसको मत पचाओ। ऐसा नहीं है, अमाशय हमारी मर्जी से काम नहीं करता, ये अपनी मर्जी से काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किस प्रकार की पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा से नहीं रुक सकती। छोटी आंत में हो गया, बड़ी आंत में। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया हमारा? अनैच्छिक या अरेखित पेशीय ऊतक। बात करते हैं हृदयक पेशीय ऊतक की। जो हृदयक पेशीय ऊतक है ये भी आपको पता है किस प्रकार का है, ये भी अनैच्छिक है। कैसा भी? अनैच्छिक।
अब कुछ के मन में सवाल आएगा कि सर अनैच्छिक ये है, ये भी हमारी इच्छा से काम नहीं करता, ये भी हमारी इच्छा से काम नहीं करता, तो फिर उसको अलग क्यों रखा? यहीं पर लिख देते कि हृदय भी इसका उदाहरण है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो हृदय पेशीय उत्तक है उसकी बनावट तो होती है इसके समान, ऐच्छिक के समान, मतलब बहुकेंद्रिकीय अवस्था में, लेकिन काम कैसा करता है? वो काम करता है अनैच्छिक के समान। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि इसकी संरचना, इसकी संरचना इसकी संरचना तो ऐच्छिक के समान, ऐच्छिक के समान, वह कार्य अनैच्छिक पेशियों के समान। अनैच्छिक पेशियों के समान। और बात आएगी यदि उदाहरण की, तो वो तो इसका नाम ही है उदाहरण, जो इसका नाम वो इसका उदाहरण। नाम क्या है? हृदय, तो हृदय ही इसका उदाहरण है। यानी ये जो पेशियां ये किसमें होती है? हमारे हृदय के अंदर होती है। हृदय पेशियां हमारे हृदय के अंदर होती है। तो तीन अभी तक अपने पढ़ चुके हैं, एपिथेलियम उपकला, योजी या संयोजी, और तीसरा ये हमारा पेशीय ऊतक, जिसके तीन पार्ट, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। नेक्स्ट नंबर 4 लगाइए, 4 नंबर, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 कौन सा? तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं, तंत्रिका ऊतक जिसको बोलते हैं। अब यह तंत्रिका ऊतक, सबसे पहली लाइन इसमें क्या लिखोगे कि हमारा ये जो मस्तिष्क है ना बना हुआ, ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। और मस्तिष्क का अध्ययन किसमें करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र, कल की क्लास में अपने स्टार्ट करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का। तो इसलिए ये जो तंत्रिका ऊतक है ये किसका पार्ट है? ये हमारे तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है। तो पहली लाइन इसमें लिखेंगे कि यह हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और इन ऊतक का निर्माण, इन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो तंत्रिका कोशिका से होता है। निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। चलिए, निर्माण किससे हुआ? तंत्रिका कोशिका। और जैसे ही नाम आता है ना तंत्रिका कोशिका, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि तंत्रिका कोशिका का एक और भी नाम होता है, और वो इसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। न्यूरॉन को ही बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन जिसने पढ़ा हुआ है उसको तो समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है जिससे मिलकर के हमारा क्या बना? मस्तिष्क बना। हमारा दिमाग पूरा का पूरा किससे मिलकर के बना? इस न्यूरॉन से मिलकर के बना। अब न्यूरॉन को कल की क्लास में अपने बात करेंगे कि ये जो हमारा दिमाग है इसको बहुत प्रकार से, यानी दो प्रकार से सुरक्षा, एक तो हड्डियों का आवरण, उसके अंदर फिर 3 लेयर का एक आवरण, इतनी सुरक्षा दे करके और उसके बाद में हेलमेट लगाने का और बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो न्यूरॉन है ना, अगर ये एक बार नष्ट हो जाती है तो उसके बाद में दोबारा नहीं बनती। न्यूरॉन की विशेषता क्या है कि न्यूरॉन यदि एक बार नष्ट हो गई तो उसके बाद में दोबारा ये बनती नहीं है। तो अगर ये बनती नहीं है तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई कि न्यूरॉन में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, यानी रिकवरी नहीं कर सकती। तो क्या लिखेंगे? यहीं पर लिख रहा हूं, न्यूरॉन के आगे इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती।
पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं। ठीक है, पहली बात तो क्या हो गई कि इसके अंदर क्या नहीं है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता इसके अंदर नहीं। दूसरी बात, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन किसकी कोशिका है? हमारे मस्तिष्क की कोशिका कौन सी होती है? तो भी उत्तर करोगे न्यूरॉन। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो भी उत्तर आप क्या करोगे? न्यूरॉन ही करोगे। अब इस न्यूरॉन के अंदर एक और लाइन आप लिख सकते हो, इसमें सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ। तो उसका नाम होता है एसिटोकोलिन। क्या नाम है? एसिटोकोलिन। ये है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कैसे याद रखोगे? तंत्रिका ऊतक का अध्ययन किसमें करते हैं? अपने जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे मिलकर के हमारा क्या बना है? मस्तिष्क बना है, हमारा दिमाग बना है। तो दिमाग की कोशिका कौन सी हो गई? तंत्रिका कोशिका। इसी का ही दूसरा नाम न्यूरॉन। जैसे ही न्यूरॉन का नाम आया तो इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका एसिटोकोलिन, और इसमें सब कौन सी? न्यूरॉन। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ भी कौन सा है? इसमें एसिटोकोलिन होता है। दिखती कैसी है ये? थोड़ा सा देखते हैं इसका डायग्राम, ये किस प्रकार से दिखती है। कुछ इस प्रकार से दिखती है हमारी ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसके अंदर क्योंकि कोशिका है तो कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। तो यहाँ पर बीच में ये होता है इसका केंद्रक। ठीक है, ये इसका क्या होता है? केंद्रक। पूछा जाता है कि ये जो न्यूरॉन है इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यहां से लेकर के और यहां तक ये जो सबसे बड़ा भाग है इसको बोला जाता है साइटोन। क्या बोला जाएगा? साइटोन। इस साइटोन से कुछ उंगली नुमा इस प्रकार से उभार बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, ऐसे। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स। इसको एक बार देख लेना, रटने की जरूरत नहीं है। डेंड्राइट्स होता है सबसे बड़ा भाग, आपको मैंने बता दिया साइटोन। इन डेंड्राइट्स में से एक ज्यादा विकसित हो गया, जो ज्यादा विकसित हुआ उसको बोल दिया एक्सोन। उस भाग को क्या बोला? एक्सोन। और इस एक्सोन के ऊपर एक वसा का आवरण होता है इस प्रकार से, उसको बोला जाता है माइलिन का आवरण। क्या बोला जाता है? माइलिन का आवरण। ये होता है माइलिन। तो इस प्रकार से कुछ हमारी ये दिखती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो इसका आप नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये है किस चीज का चित्र? ये है न्यूरॉन का। किसका चित्र है ये? न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन से मिलकर के बनेगा कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक बनता है। तो ये था हमारा टॉपिक ऊतक। ऊतक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऊतक का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है? तो वो मैंने बता दिया, हिस्टोलॉजी में करते हैं। कितने प्रकार का ऊतक होता है? 4 प्रकार का ऊतक। इपिथेलियम या उपकला, योजी या संयोजी। उसके बाद में आज अपने जो पढ़ा पेशीय ऊतक और एक तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक, चारों अपने कर लिए कंप्लीट। कल की क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।